एवरीवन, वेलकम टू अल्ट्रा प्रो सीरीज। तो आज के इस पर्टिकुलर रिकॉर्डेड वीडियो में हम जर्नी इनसाइड द एटम का डिटेल्ड वन शॉट एक्सप्लेनेशन जो है वो करने वाले हैं। अगर न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। वेरी वार्म वेलकम टू आवर मोस्ट अमेजिंग चैनल विच इज 9th Nights by Unacademy। सो दिस इज योर नेक्स्ट मैम एंड आज के इस पर्टिकुलर रिकॉर्डेड वीडियो में इस चैप्टर का हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन सीखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है इसमें दैट इज द रूट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अलग अलग एटॉमिक थ्योरी जो है वो दिए गए थे। बहुत पहले ऐसा बोला गया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर, आई होप आप सबको पता होगा मैटर क्या होता है। मैटर जो है वो बना होता है ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स बोला गया था। लेकिन लेटर ये पता किया गया कि ये जो एटम्स है इनको हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो उसी के बारे में पूरी जर्नी एंड बाकी चीजें जो है हम सीखेंगे। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द रूट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी, सबसे पहले महर्षि कन्नड़ा जो थे उन्होंने मैटर को एक स्पेसिफिक नाम से बुलाते थे जो कि है द्रव्य। अगर आप इसको डिवाइड करोगे रिपीटेडली तो आप एक स्टेज पे पहुंचोगे वेर यू वुड एनकाउंटर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट कैन नो लॉन्गर बी डिवाइडेड। सो बेसिकली महर्षि कन्नड़ा ने यही बोला था कि मैटर जो है इट इज समथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर का मीनिंग जैसा कि मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। मैटर को अगर आप डिवाइड करोगे तो वो स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होगा। एक ऐसा टाइम होगा कि जब आप उसको फर्दर नहीं तोड़ सकते एटम्स को, ऐसा महर्षि कन्नड़ा का कहना था। ठीक है, परमाणु जो है वो इनफाइनेटली स्मॉल होता है और उसे आप देख नहीं सकते। इट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय योर सेंसेस, देख नहीं सकते। That is one thing. Combination of these forms द्याज। अगर परमाणु कंबाइन करते हैं तो वो द्याज बनाते हैं। 3 परमाणु अगर कंबाइन करते हैं तो ट्रायड्स बनाते हैं। इसके बाद महर्षि कन्नड़ा के बाद ग्रीक फिलोसोफर आए थे ल्यूकिपस और डेमोक्रिटस। उनका भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही थ्योरी था। उन्होंने बोला था कि ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स का उन्हें नाम बोला था एटोमस। एटोमस का मतलब ग्रीक में होता है इंडिविजिबल, जिसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इमेज भी लगाई हुई है। He is महर्षि कन्नड़ा। ठीक है, एंड दे आर ल्यूकिपस एंड डेमोक्रिटस। तो इनकी सिमिलर थ्योरी थी, सेम कहना था कि भाई एटम्स जो है वो इंडिविजिबल होते हैं। इनका यही कहना था एटम्स जो है वो इंडिविजिबल होते हैं, एटम्स को आप और फर्दर नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में जो आपके सारे पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं वो सही नहीं है। एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है 1808 में जॉन डेल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। ये बेस्ड था ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो कि किए गए थे उस टाइम। उन्होंने प्रपोज किया कि मैटर जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल से बना हुआ है। इस इंडिविजुअल पार्टिकल का नाम उन्होंने क्या दिया? एटम्स, है ना। हालांकि हमें पता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में ही मैं आपको पढ़ाऊंगी कि एटम्स को हम फर्दर तोड़ सकते हैं, तो वो इंडिविजिबल नहीं है। ठीक है, दैट इज एटम्स जो हैं वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर होते हैं व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन था कि कैसे मैटर बना होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट बन गया फॉर करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो ये बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। हालांकि जैसा कि मैंने मेंशन किया सारे पॉइंटर्स इसमें सही नहीं है। इन्होंने ऐसा ये भी बोला था इन द डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास, राइट। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं आइसोटोप्स के बारे में, ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं, राइट, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल C12, C13, C14 कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। कार्बन एलिमेंट ही तो है ये। सो सारे पॉइंटर्स जो आपके डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में दिए गए थे वो सही नहीं है। एक और इसमें पॉइंटर था कि जो एलिमेंट्स है वो मतलब एटम्स ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं फिक्स्ड नंबर रेशियो में, होल नंबर रेशियो में कंपाउंड्स बनाने के लिए। लेकिन ये जो होल नंबर रेशियो, फिक्स्ड नंबर जो है एप्लीकेबल नहीं है जब हम बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज डिस्कवरी में हमें पढ़नी है दैट इज जे थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। सो बेसिकली जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। तो वहां पे तो ये पॉइंटर जो है वो रॉन्ग प्रूव हो गया।
राइट तो जे थॉमसन ने स्टडी किया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर। उन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया। ग्लास ट्यूब जो है एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसका नाम उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब दिया, जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एनोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। अब उन्होंने ये ग्लास ट्यूब लिया जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगाए और हाई वोल्टेज लगाया, तो उन्होंने देखा कि रेज निकल रही थी और वो कैथोड से एनोड के टूवर्ड्स जा रही थी। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, कि उन्होंने बेसिकली एयर लिया एट लो प्रेशर, हाई वोल्टेज लगाया, ये पूरे हाई वोल्टेज लगाया, इसको स्विच को ऑन किया। जब उन्होंने ये चीज की, उन्होंने देखा कि जो रेज है वो कैथोड से लेके एनोड के टूवर्ड्स जा रही थी। अब कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, मतलब कि इस कैथोड में कुछ ऐसे स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स तो होंगे ना जो कैथोड से एनोड के टूवर्ड्स जा रहे हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं या ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, मतलब ये डेफिनेटली नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की टुवर्ड्स जा रहा है, राइट। सो ये कैथोड रेज को उन्होंने पढ़ा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में और ये कंक्लूड किया कि ये स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और इनका मास काफी कम है देन एटम्स। नाउ इट वाज फाउंड कि जो नेचर ऑफ कैथोड रेज है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है वो डिपेंड नहीं करता ऑन मटेरियल ऑफ कैथोड और गैस जो भी आपने ली है इन द कैथोड रे ट्यूब। ये जो आपको सिलेंड्रिकल ट्यूब दिख रही है यही है आपकी डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, इट शोड दैट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फंडामेंटल कंपोनेंट है सारे एटम्स का, जो कि हर एलिमेंट में प्रेजेंट होता है। मतलब कि अभी जो हमने पढ़ा कि एटम्स जो हैं इनडिविजिबल हैं, ये तो पॉइंटर गलत हो गया ना भाई, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, राइट। यस, फंडामेंटल पार्ट है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। अभी -1 लिया गया है कन्वीनियंस और कन्वेंशन के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली थी आपकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो आपका नेगेटिवली चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल है, एक पॉजिटिवली चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल भी है जो कि है बेसिकली आपका प्रोटॉन। ठीक है, जो कि है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है वो डिस्कवर किया गया है बाय यूगेन गोल्डस्टीन। ठीक है, सो यूगेन गोल्डस्टीन ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने परफोरेटेड कैथोड लिया था। परफोरेटेड का मतलब होता है कैथोड विच हैज होल्स इन इट। ठीक है, होल्स इन इट, एक ऐसा कैथोड विच हैज होल्स इन इट। ठीक है, नाउ अब हमें समझना है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं एटम में, है ना। वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। यूगेन गोल्डस्टीन ने जब प्रोटॉन डिस्कवर किया, उन्होंने देखा कि जो रेज है वो कहां से कहां जा रही है, एनोड से कैथोड की टुवर्ड्स, राइट। पहले वाले में कैथोड से एनोड की टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, एनोड से कैथोड की टुवर्ड्स, राइट। अब जो नेक्स्ट मॉडल आया वो है थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, जो थोड़ा बहुत जो है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का अरेंजमेंट समझाता है, हालांकि ये भी गलत है। सो बेसिकली थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल में ये बोला गया, आप इसको समझो इस एग्जांपल से कि आपने वाटरमेलन कट किया, स्लाइस ऑफ वाटरमेलन। तो जो आप देखोगे जो गोल से आपने वाटरमेलन कट किया है या फिर ऐसा कट किया है, जो रेड वाला एडिबल पार्ट है जिसे आप खा सकते हो वो आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। और ये जो ब्लैक सीड्स आपको दिख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, या आप कह लो इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या तो फिर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, या कि आपने खीर खाई होगी, पुडिंग खाई होगी। तो जो जब आप खीर बनाते हैं, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है एडिबल पार्ट है ना, राइस और जो मिल्क से मिक्स हुआ एडिबल पार्ट होता है, वो पूरा आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें आपने रेजिन्स या कोई ड्राई फ्रूट्स डाले, वो आपका इलेक्ट्रॉन्स है। तो यही थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ने ये समझाया कि स्फीयर ऑफ एटम जो है वो स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू इट। ये मॉडल को कंपेयर किया गया विद अ पुडिंग विद प्लम्स, इसलिए इसका नाम पड़ा प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर आप वाटरमेलन के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो। A more familiar picture would be that of a watermelon where red pulp
जो रेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज मैटर को रिप्रेजेंट करता है, सीड्स जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को थ्रू आउट द एटम। ये सिंपल पिक्चर जो है लेटर रिप्लेस हो गया था, लेकिन ये जेन्युइन अटेम्प्ट था ये समझने के लिए एटम्स के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे बैलेंस्ड होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया है ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, अगर मेरे पास +20 है उतना -20 होगा, है ना, तभी तो एक एटम जो है वो न्यूट्रल होगा, एक एटम जो है न्यूट्रल एटम होगा। लेकिन ये बात तो पूरी सही नहीं थी। अब मैं ये क्यों बोल रही हूं कि भाई थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल सही नहीं है, क्योंकि ये गलती जो है वो पकड़ी गई बाई अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दोबारा एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ। सो प्लम पुडिंग मॉडल में इसको आप और अच्छे से समझ सकते हो बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ वाटरमेलन, है ना। तो ये जो रेड वाला पार्ट है वो आपका स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इसमें आपको जो ब्लैक सीड्स दिख रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, जो कि ये थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल को गलत बताया है, विच इज योर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। सो 1911 में गीगर और मार्स्टन जो कि स्टूडेंट थे, अर्न्स्ट रदरफोर्ड के अंडर काम कर रहे थे, उन्होंने थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल को टेस्ट किया। अब उन्होंने जब टेस्ट किया तो क्या लगता है भाई, गलत चीजें पकड़ी होंगी या सही? ऑब्वियसली गलत चीजें पकड़ी होंगी, तभी तो फिर रदरफोर्ड मॉडल आया, राइट। सो अर्न्स्ट रदरफोर्ड ने टेस्ट किया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को, जो कि जाना जाता है एज फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और अर्न्स्ट रदरफोर्ड को क्रेडिट दिया जाता है न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए। याद रखना, अर्न्स्ट रदरफोर्ड को क्रेडिट दिया जाता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और बेटा ये जो नोट्स हैं जो मैं लिख के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये पूरा पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में 9th नाइट्स बाय अनअकैडमी करके टेलीग्राम चैनल एडेड होगा, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली क्या हुआ, आइए समझते हैं। नाउ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली क्या हुआ, एक फर्स्ट ऑफ ऑल लेड बॉक्स लिया गया। लेड बॉक्स कह लो, यहां पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल था। अब अल्फा पार्टिकल नेक्स्ट मैम क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। अल्फा पार्टिकल जो है वो डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस होता है, हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है, जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। अब यहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ बच्चे कि अल्फा पार्टिकल्स इस लेड ब्लॉक से निकल रहे थे और इसको हिट कराया गया टू गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल क्यों लिया गया, बिकॉज उनको चाहिए था कि जो शीट है बहुत पतली हो, एज थिन एज पॉसिबल, और गोल्ड जो है इज वन ऑफ द मोस्ट मैल्येबल मेटल। मैल्येबल मेटल का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसकी मदद से यू कैन बीट इट और आप उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स है गोल्ड फॉइल को हिट कर रहे हैं, कुछ तो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा गाइस। अब जो एक्चुअल में होना चाहिए था उसका उल्टा हो गया। अब ये अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल को हिट कर रहे हैं और एग्जैक्टली भाई कौन सीधा जा रहा है, कौन इधर जा रहा है, कौन उधर जा रहा है, कौन वापस जा रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक डिटेक्टर लगाया गया यहाँ पे। उसके लिए यहाँ पे ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है वो डिटेक्टर लगाया गया। अब इससे हमें क्या देखने को मिला? ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। थॉमसन्स मॉडल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरा एटम में स्प्रेड है। अगर आपको याद होगा थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल में मैंने बताया आपको पूरा, अगर जैसे वाटरमेलन का एग्जांपल लिया था ना कि जो पॉजिटिव चार्ज है पूरा स्प्रेड है, तो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट चले जाने चाहिए थ्रू द गोल्ड फॉइल, और अगर डिफ्लेक्शन होना भी चाहिए तो थोड़ा बहुत होना चाहिए। लेकिन उनके सरप्राइज में क्या हुआ, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट चले गए थ्रू गोल्ड फॉइल। मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट चले गए थ्रू गोल्ड फॉइल। अब देखो जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया, पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो रिपेल करता, अगर स्ट्रेट चले गए ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स थ्रू द गोल्ड फॉइल, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में स्प्रेड नहीं है, सेंटर ऑफ एटम में प्रेजेंट है, बहुत छोटी सी जगह घेर के, राइट। सो समवेयर शार्पली डिफ्लेक्टेड, कुछ शार्पली डिफ्लेक्टेड थे और कुछ जो है बाउंस बैक हो गए। तो आपको कहीं पे ऐसे लिखा हुआ दिखेगा रिबाउंड हो गए, रिबाउंड हो गए या फिर बाउंस बैक हो गए।
इस डिफ्लेक्शन को हम कहते हैं स्कैटरिंग फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ। तो जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है इसीलिए हम कहते हैं अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए थ्रू द गोल्ड फॉइल, कुछ डिफ्लेक्ट हुए फ्रॉम स्मॉल एंगल्स, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो रिबाउंड हो गए। रिबाउंड मतलब कि जैसे कैसे स्ट्रेट जा रहे हैं उसी रास्ते वापस आ गए, बाउंस बैक हो गए। तो ये ऑब्जर्वेशंस जो है वो देखने को मिला इन द रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नाउ इससे हमें क्या कंक्लूड करने को मिला, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से हमें यह कंक्लूजन मिलता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरा स्प्रेड नहीं होता थ्रू आउट, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन में जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो एटम के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है ये आपका कहलाता है न्यूक्लियस। पूरे एटम में स्प्रेड नहीं होता, जैसे कि थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल में बोला गया था, पूरे एटम में स्प्रेड नहीं होता है जैसे कि थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल में बोला गया था। और उन्होंने ये भी प्रपोज किया कि जो ज्यादातर स्पेस है एटम में वो खाली है, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। मतलब कि ज्यादातर जगह जो अल्फा पार्टिकल्स जैसा कि हमने ऑब्जर्वेशन में देखा कि स्ट्रेट चले गए, तो ज्यादातर जगह खाली है। न्यूक्लियस डेंस है, उसमें सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और मास ऑफ एटम उसी में ही होता है। ठीक है, अब जैसे कि प्लम पुडिंग मॉडल से हम कंपेयर करें तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एम्बेडेड होते हैं, नहीं, सेंटर ऑफ एटम में आपका न्यूक्लियस है जो कि जहां पे सारा एटम का मास रहता है, रिसाइड करता है, इंग्लिश में रिसाइड बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे हैं न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, सो वही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जैसे कि प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं सन के अराउंड। तो इसे हम रदरफोर्ड मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। अरे क्या बात है भाई, फिर अब तो न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने बता दिया है ना, सेंटर ऑफ एटम में प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, मतलब तो ये सही होना चाहिए, कुछ तो मुझे एज सच ड्रॉबैक नहीं लग रहा है। बट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के भी काफी ड्रॉबैक्स थे, उसके बाद ही आपका बोर एटॉमिक मॉडल आया है। अब क्या ड्रॉबैक थे, मेन लिमिटेशन है, ये आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है। पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो एक्सेलरेशन में है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब कि चार्ज है ऑब्वियसली। अगर वो घूम रहा है, कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब कि वो एक्सेलरेशन में है। अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में है, अगर वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है, गोल 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 मेरी गो राउंड कर रहा है, मतलब वो एनर्जी लूज करेगा या एनर्जी रेडिएट करेगा। खुद सोचो, लाइक फॉर एग्जांपल आप रनिंग पे निकले हो, ठीक है, आपका कोई फाइनल डेस्टिनेशन है ना, आप दौड़ रहे हो 2 किलोमीटर में आपने दौड़ा, आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन आ गया, आपकी सारी एनर्जी खत्म हो गई, फिर आप यू विल स्टॉप एंड यू विल बी लाइक आई एम वेरी टायर्ड। ऐसा हो सकता है कि आप बाय चांस हो सकता है कि गिर जाओ, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन भी गोल गोल घूम रहा है, धीरे धीरे एनर्जी अपनी रेडिएट कर रहा है, लूज कर रहा है, एक ऐसा टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी सारी एनर्जी लूज कर देगा और इलेक्ट्रॉन हो सकता है न्यूक्लियस में जाके गिर जाए। अगर ऐसा होता तो एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एटम कोलैप्स हो जाएगा। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, राइट। तो वही चीज लिखी है कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट करेगा अराउंड न्यूक्लियस, तो एनर्जी लूज करेगा, इट शुड लूज एनर्जी। लूजिंग एनर्जी जो है वो स्पिरल करेगा, वुड मेक इट स्पिरल इनवर्ड, और एक ऐसा टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में गिर जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। इफ दैट रियली हैपेंड, एटम्स कोलैप्स हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा होता ही नहीं है, एटम स्टेबल होते हैं, है ना। मतलब कि रदरफोर्ड मॉडल जो है वो पूरा सही नहीं था। आई होप यहां तक समझ में आ गया। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल भी सही नहीं है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी सही नहीं है। फिर अब कोई तो हेल्प करे। इसके बाद आता है बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बोर एटॉमिक मॉडल नील बोर चाचा के बारे में हम पढ़ेंगे, वो भी हालांकि पूरा सही नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ग्रेड 11th में पढ़ोगे आप। तो रदरफोर्ड ने शो किया न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि प्रोटॉन से आता है। प्रोटॉन्स ज्यादा हैवी होते हैं इलेक्ट्रॉन से, और चार्ज इक्वल एंड अपोजिट शो करते हैं, दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक और चीज, जो आपका न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ऐड करके हम मास नंबर कैलकुलेट करते हैं। अब न्यूट्रॉन क्या है, इसका बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। ये आपका न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल है।
न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है। तो जब भी हम प्रोटॉन्स के नंबर और न्यूट्रॉन्स के नंबर को ऐड करेंगे तो मुझे मास नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो इसके बाद आए बोर चाचा, नील बोर। अब बोर एटॉमिक मॉडल हम पढ़ेंगे। इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली नहीं घूमते न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, जिसका नाम स्टेशनरी स्टेट्स, ऑर्बिट्स या शेल्स कहलाता है। हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स्ड एनर्जी है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इस शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। अब ये शेल, फर्स्ट शेल होता है तो के शेल, सेकंड एल, एम, एन। तो ये आपका फर्स्ट शेल है, दिस इज द सेकंड शेल, दिस इज द थर्ड शेल, दिस इज द फोर्थ शेल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट, करेक्ट। अब बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंटर्स हैं, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प करेंगे। मतलब कि जैसा कि अभी हमने बोर एटॉमिक मॉडल के पॉइंटर में ये पढ़ा कि हर एक शेल की एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। हर एक शेल में आप एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हो, ठीक है। वो हम पता करते हैं बाय 2n² रूल, ये याद रखना, जिसमें n क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ शेल। n क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ शेल। तो अगर मुझे पता करना है, देखो ये न्यूक्लियस है मेरा, न्यूक्लियस से सबसे करीब जो शेल है वो फर्स्ट वाला शेल है, जैसे कि के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल। तो न्यूक्लियस से सबसे दूर कौन सा शेल है, एन शेल है, याद रखना ये चीज, ठीक है। अब अगर मुझे पता करना है के शेल में मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकती हूँ, तो मैं 2n² रूल से पता करूंगी उस चीज को। 2 into n मैंने बोला सीक्वेंस, के शेल मतलब कि सीक्वेंस ऑफ शेल, के शेल फर्स्ट शेल है तो n = 1 पुट करूंगी मैं। 2 into 1 का स्क्वायर, दैट गिव्स मी 2 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। अब l शेल पे मैं जाऊं, 2n², 2 into l जो है वो सेकंड शेल है तो 2 into 2 का स्क्वायर, जो कि मुझे देगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अकॉर्डिंगली आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल m शेल की 2 into n², 2 into 3 का स्क्वायर, which gives me 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। हालांकि आप 18 इलेक्ट्रॉन पूरा फिल नहीं करते हो, जो आपका m शेल है वहां पे भी यू फिल 8 इलेक्ट्रॉन ही, ठीक है। सो ये 2n² रूल जो है वो फॉलो होगा। अब यहाँ पे पॉइंटर वाइज जो है वो लिखा गया है, वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। ये शेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर्स के, एल, एम, एन, या फिर नंबर्स n = 1 2 3 4। जब फिक्स शेल में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एनर्जी लूज नहीं करेगा। जो फर्स्ट शेल है के शेल, वो सबसे करीब होता है टू न्यूक्लियस। इन एनर्जी ऑफ दीज लेवल्स जो है वो इंक्रीज होते हैं जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जाता है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एल शेल, यानी कि सेकेंड शेल की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इन द के शेल। जितना ज्यादा शेल न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होती है। अब इलेक्ट्रॉन जो है अगर उसको दूसरे शेल में जाना है, फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल में जाना है, दो तरीके से कर सकता है, एब्जॉर्ब करके एनर्जी या फिर रिलीज करके एनर्जी, जो कि इक्वल होता है टू द डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ टू लेवल्स, ठीक है। यस, ये आपका बोर एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज ऑलरेडी मेंशन करके बता दी है, 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। ही वाज आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ हांस रदरफोर्ड। उन्होंने एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो डिस्कवर किया था जिसका मास ऑलमोस्ट जो है प्रोटॉन के बराबर था, पर इसमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, ठीक है। और इसको हम सिंबल n से डिनोट करते हैं। पहले भी मैंने मेंशन किया है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के लिए एक कलेक्टिव वर्ड है जिसे हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज हमें पढ़ना है दैट इज एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो उसको पढ़ने से पहले हाँ, सिंबल ऑफ एलिमेंट,
ठीक है। सो केमिस्ट्री में बेसिकली आपने थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि एलिमेंट्स को जनरली हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपका लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में आता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है कि मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, राइट। तो मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, क्यों भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना, तुम्हारे पास इतना होगा, राइट। आई मीन टू से द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स हैव मेड अवर जॉब प्रिटी इजी, कि मैं सिंबल से रिप्रेजेंट कर दूं, या मुझे केमिकल इक्वेशन लिखना है, दोनों का सिंबल लिखा, जो कंपाउंड लिखा उसका फॉर्मूला लिखा, तो हमारा आधा काम हो गया, है ना। बैलेंसिंग वगैरह फिर आपका 10th में मैं आपको सिखाऊंगी, राइट। सो बहुत पहले, है ना, सबसे पहले जॉन डेल्टन ने सबसे पहले पिक्टोरियल सिंबल यूज किया था कि मुझे अगर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं ये ड्राइंग बनाऊंगी, लेड को ये, मर्क्यूरी के लिए प्लैटिना, गोल्ड, आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन, कॉपर। तो ये भी तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है भाई। अब ऐसा हमें कोई रूल चाहिए जिससे हम सिंबल लिख सके एलिमेंट का। ये हर एलिमेंट के लिए याद रखना भी बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, राइट, है ना। तो इसके बाद जो हम अभी सिंबल लिखते हैं वो आपका है बर्जीलियस सिस्टम ऑफ सिंबल्स, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग जो है सिंबल्स ऑलरेडी हैं जो आपको पता होने चाहिए। 1813 में बर्जीलियस ने सजेस्ट किया सिंबल ऑफ एलिमेंट्स जो है लैटिन नेम से डिराइव किया जाए, ठीक है। अब इनके भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। अगर कोई एलिमेंट है जिसमें सिर्फ एक लेटर उसके सिंबल में आएगा तो वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एलिमेंट के में एक ही लेटर आता है सिंबल में, तो H लिखोगे। फर्स्ट लेटर अगर है तो वो हमेशा कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर, अपर केस। सेकेंड लेटर अगर है तो स्मॉल लेटर से लिखोगे, जैसे कि हाइड्रोजन को H लिखते हैं। एल्यूमिनियम में A कैपिटल L स्मॉल होगा, ऐसे नहीं लिखोगे एल्यूमिनियम का रिप्रेजेंटेशन। अगर ऐसा कोई एलिमेंट है जिसके सिंबल में दो लेटर्स हैं, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होगा, सेकेंड लेटर जो है वो लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, M कैपिटल G स्मॉल, ऐसे नहीं लिखोगे आप, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस वन, ठीक है। कोबाल्ट के केस में C कैपिटल O स्मॉल होगा। अगर दोनों कैपिटल लिखोगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये अभी भी बच्चे काफी 10th 11th में भी गलतियां करते हैं, ठीक है। सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स जो है वो फॉर्म हुआ है फ्रॉम फर्स्ट लेटर ऑफ अ नेम एंड लेटर्स अदर देन द सेकंड लेटर। फॉर एग्जांपल क्लोरीन जो है, क्लोरीन जो है इसमें फर्स्ट और थर्ड लेटर लिया गया है, तो यहां पे भी दो ही लेटर्स इन्वॉल्व हैं, C कैपिटल L स्मॉल लिखोगे। जिंक में Z कैपिटल N स्मॉल लिखोगे। दो लेटर्स अगर कहीं भी इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट लेटर ऑलवेज हैज टू बी कैपिटल, सेकंड लेटर जो है ऑलवेज हैज टू बी स्मॉल, ठीक है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लैटिन नेम से उनका सिंबल डिराइव किया गया है, लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम। तो पहली बार अगर मैं सोडियम लिखूं और ये रूल मैं आपको नहीं बताऊंगी तो जनरल कोई स्टूडेंट बोलेगा हम SO होना चाहिए इसका, नहीं, ये बेसिकली लैटिन नेम नेट्रियम से डिराइव किया गया है, ठीक है, जिसका सिंबल होना चाहिए Na, ठीक है। सो Na, आयरन जो है फ्रॉम फेरम, मर्क्यूरी हाइड्रोगायरम, ठीक है, टंगस्टन W फ्रॉम जर्मन वॉल्फ्रम। तो ये बेसिकली कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं जो आपको NCERT आपका एक्सप्लोरेशन में दिया हुआ है। आपका सिंबल जो है एलिमेंट्स का आपको पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम Al, ये आर्गन, बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, गोल्ड, हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सोडियम, सल्फर, यूरेनियम, जिंक। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। जो नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, जो कि मैंने आपको 2n² रूल में मेंशन किया था। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो यहां पे हम समझेंगे एक चीज जो कि है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, जो कि है आपका एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है ये पहले समझना जरूरी है। इसे हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। हर एक एलिमेंट का एक फिक्स एटॉमिक नंबर है जो कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ठीक है। इसका मतलब होता है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है, इसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास न्यूट्रल एटम है,
है ना। तो न्यूट्रल एटम के केस में कोई चार्ज नहीं है इस पे, तो क्या मैं बोल सकती हूँ जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग शेल्स में। अब हम अपनी मर्जी से जो है इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करेंगे, उसके लिए हमारे पास रूल है ऑलरेडी 2n² रूल, है ना। नील बोर ने ऑलरेडी दिया हुआ है 2n² रूल, अकॉर्डिंगली जो है वो आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे उस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग वेरियस शेल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ यहाँ पे एक चीज, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, यहाँ पे सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, कैलकुलेटेड है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 2n² रूल के अकॉर्डिंग, है ना। फर्स्ट शेल में याद करो मैक्सिमम कितनी हो सकती थी कैपेसिटी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की हो सकती थी, मतलब फर्स्ट शेल में मैंने 2 लिखा, फिर लिखोगे कॉमा 11 इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब कि न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन्स भी 11 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन का नंबर पता चल गया यहां से, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकती हूँ, ठीक है। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन से 2 मैंने फर्स्ट शेल में फिल कर दिया, क्योंकि फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन होती है। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन, 2 मैंने फिल कर दिया, 9 बचे। सेकेंड शेल की अगर आपको याद हो 8 होती है कैपेसिटी, 10 फिल कर दिया, 1 बचा। तो ये बेसिकली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, ये बेसिकली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब ये वाला जो लास्ट में जो शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल है ना, आउटर मोस्ट शेल जो रहता है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एक और एग्जांपल देती हूं, मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, ठीक है। मतलब कि इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 2। अब यहां से एक टर्म आता है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब होता है बच्चे कि पहले तो पूरी कहानी यहां पे लिखी हुई है कि सबसे पहले साफ भाषा में मैं आपको समझाऊं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एटम ऑफ एलिमेंट लूज कर सकता है या गेन कर सकता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब नेक्स्ट मैम हम स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो रहा है वो, राइट। तो यहां पे हम बात करते हैं बेटा ऑक्टेट रूल की, मतलब कि अगर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन हीलियम के केस में हम ड्यूप्लेट रूल फॉलो करते हैं, मतलब कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो स्टेबल हो गया, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन आ गया वो स्टेबल हो गया, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं वैलेंस शेल में, इसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है, जो कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ऑक्टेट कहलाता है। चलिए अब इसका मैं आपको मीनिंग समझाती हूं। यहां पे जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसकी वैलेंसी पता करनी है, न्यू टर्म है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज नहीं है, है ना। 11 एटॉमिक नंबर है, मतलब कि प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया। अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर पर्टिकुलर एटम ऑफ एलिमेंट में लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल हो जाएगा, राइट। मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल सोडियम ये वाला इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, ठीक है, तो सबसे पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अब तो 2,8 हो गया, अब तो ये स्टेबल हो गया। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन जो है लूज किए, 1, तो मतलब कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। वैलेंसी कभी भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब एक और चीज यहां पे हो सकता है कंफ्यूजन आया आपको कि मैम यहां पे प्लस चार्ज कैसे आया। देखो ये न्यूट्रल एटम है ना, न्यूट्रल एटम है ये वाला। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो प्लस चार्ज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको बताती हूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 8, 2,6,
ठीक है, अब इसे भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, याद करो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद O2 माइनस अगर ये बना दे तो 2,8 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। ठीक है, आई होप ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आ गई, राइट। कितने कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट को हम वैलेंसी कहते हैं, सरल साफ भाषा में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एटम लूज या गेन कर सकता है ताकि वो स्टेबिलिटी अटेन कर सके। वैलेंसी कभी भी चार्ज नहीं होती, ठीक है, याद रखना ये चीज। अब नेक्स्ट चीज, इसमें आपको ना एनसीईआरटी में टेबल भी दिया हुआ है, ये पूरा रटने का जरूरत नहीं है। 1 to 20 एटॉमिक नंबर याद करने के लिए मैंने शॉर्ट भी डाला हुआ है चैनल पे, वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंबल, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स का नंबर, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया। ये पूरा आपको रटने की जरूरत है नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लो या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट हैज द सेम मीनिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है, एटॉमिक नंबर मैंने आपको पढ़ा दिया, राइट, है ना। नेक्स्ट ये देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर, सोडियम ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। नेक्स्ट जो है दैट इज मास नंबर। मास नंबर हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। मास नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इसे हम मास नंबर कहते हैं। जैसा कि मैंने मेंशन किया है कितने बार, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर जो है वो 23 है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ प्रोटॉन्स जो है 11 है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 11 है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे पता करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो तो मुझे नहीं पता। ये 23 जो ऊपर लिखा होता है ना सुपरस्क्रिप्ट में, ये मास नंबर होता है, नीचे जो सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स बराबर 23, वही तो मास नंबर होता है। अब मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करना है, तो 23 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 23 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, तो प्रोटॉन्स का नंबर, सॉरी न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। आई होप ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आ गई। जैसे कि ये ऑक्सीजन का भी आपको बना के दिया है, ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल यानी कि सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें चीज पढ़नी है इसमें, दैट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, आइसोटोप्स का मतलब होता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। अब C12, C13, C14, ठीक है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो तीनों सबस्क्रिप्ट में सेम वैल्यू लिखा है, मतलब कि एटॉमिक नंबर सेम है, सुपरस्क्रिप्ट में 3 अलग वैल्यूज लिखा है, तो मतलब कि मास नंबर जो है दैट इज डिफरेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दे आर कॉल्ड एज द आइसोटोप्स। क्लियर है, यहां पे आपको बना के भी दिखाया गया है C12, C13 और C14 का, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है। आप आई होप कैलकुलेट कर लोगे ना, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का वैल्यू कितना है उसके अकॉर्डिंग, 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, ये एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। अब नेक्स्ट जो इसमें टर्म आता है दैट इज आइसोबार। आइसोबार, आइसोबार एटम्स ऑफ एलिमेंट होते हैं जिनका सेम मास नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब इसको इस तरीके से, बार मतलब वेट, तो ऐसे याद करें ना, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो इफ यू कंसिडर कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट इनका मास नंबर जो है वो सेम है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये इसमें सेम एलिमेंट नहीं होते हैं, जिनका सेम मास नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, दे आर कॉल्ड एज द आइसोबार।
लेटर साइंटिस्ट ने यह भी डिस्कवर किया था कि बोर मॉडल जो है वो पूरा सही नहीं है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेल डिफाइंड पाथ फॉलो नहीं करते, जैसे कि बोर ऑर्बिट। हम इसे अभी समझते हैं एज इलेक्ट्रॉन क्राउड। तो हालांकि आपका जो बोर एटॉमिक मॉडल है वो भी पूरा सही नहीं है। इसमें एक और टॉपिक जो है आपका पढ़ना है, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम एटॉमिक मास क्या होता है, राइट। एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, है ना। एवरेज एटॉमिक मास ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स जो कि आइसोटोप के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम दोनों आइसोटोप का कंट्रीब्यूशन यानी कि कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है उसको ऐड ऑन करके जब एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, अब जो एटॉमिक मासेस की वैल्यू है एलिमेंट्स की ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। जैसे कि सोडियम का हम लिखते हैं एटॉमिक मास 23U। अब U जो है आप कह लो यूनिट है ना। पहले AMU लिखा जाता था, अभी जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है बाय U, which is called as the unified mass, which is called as the unified mass। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 मिलियन क्लोरीन एटम्स लोगे तो उसमें 7.5 लाख 35 क्लोरीन और 2.5 लाख 37 क्लोरीन होगा, जिसका एवरेज एटॉमिक मास आएगा 35.5U। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, क्लोरीन 35 उसका परसेंटेज अबंडेंस 75 प्लस 37 वाला क्लोरीन उसका परसेंटेज अबंडेंस, दोनों को ऐड करोगे तो 35.5U आता है, विच इज एवरेज एटॉमिक मास। वही चीज लिखी हुई है कि क्लोरीन जो है नेचर में आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक का मास है 35U, दूसरे का है 37U, जो कि 3:1 के रेशियो में रहते हैं। मोर कॉमन आइसोटोप जो है वो 35 क्लोरीन है, जिसका 75% अबंडेंस है, और 37 क्लोरीन का 25%। दोनों को ऐड करके कैलकुलेट करोगे तो 35.5U आता है। ठीक है, आई होप ये पूरा समझ में आ गया। So guys, that is your entire journey inside the atom in one shot। ठीक है, काफी मैंने डिटेल में पढ़ाई है चीजें, कुछ चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। सिंबल ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 1 to 20 एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। ये जो PDF है टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगी। सो आई होप आज का सेशन अच्छा लगा। आपको रैपिड रिवीजन सीरीज भी बहुत जल्द मिल जाएंगी ये दोनों चैप्टर्स के। एंड या गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा। प्लीज मुझे कमेंट में बताना इफ यू फाउंड दिस पर्टिकुलर सेशन easily understood by you। Thank you so much। I'll see you very very soon with yet another amazing session। Till then, bye bye, happy learning and take care। Bye bye।